हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेशन ऑफ पांडे आर्ट्स में। आज हमारी पैसिव वॉइस की जो कड़ी चल रही थी उसमें अगला जो हमारा टेंस है पैसिव वॉइस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इससे पहले मैं इंडेफिनिट के तीनों टेंसों का मैं बता चुका हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। जो लोग नहीं देखे हैं वो जाकर के उसको देख लेंगे। इससे पहले मैं नरेशन की भी मेरा जो सीरीज चल रहा है उसमें भी मैं 3 पार्ट बता चुका हूँ। टेंस में भी मैं 5 परफेक्ट तक बता चुका हूँ। उन सभी वीडियो का जो लिंक होगा मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप नहीं देखें तो उसको एक बार जाकर देख लीजिएगा। चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमारा भी मनोबल बने और आपको बेहतर से बेहतर तरीके से समझा सके। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस जो इसे हम कैसे बनाते हैं उसके लिए मैं कुछ एग्जांपल पहले लिख दिया हूं। और इसका जो स्ट्रक्चर क्या होते हैं? स्ट्रक्चर मतलब ढांचा, रूपरेखा, अर्थात सभी चीजें तो यहां दी हुई हैं। एक्सपेरिमेंट टोटल हमको इसी में करना है, लेकिन कैसे करना है, कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, इसको हम ध्यान में रख के उसको फॉलो करेंगे। तो देखिए, जैसे दिया है आई एम प्लेइंग फुटबॉल, एक सिंपल सा वाक्य है, मैं फुटबॉल खेल रहा हूं। तो इसमें देख रहे हैं आई जो है सब्जेक्ट है, एम इज एम आर तो सहायक क्रिया लगती है, प्लेइंग जो है वर्ब है और इसके अलावा फुटबॉल जो है ऑब्जेक्ट है। तो हम शुरू करेंगे। मैं स्ट्रक्चर में लिखा हूं, सबसे पहले लिखते हैं ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव केस। अगर वाक्य में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट से बनाइए, ऑब्जेक्टिव केस है तो ऑब्जेक्टिव केस से बनाइए, दोनों है तो किसी एक से बना लीजिए, ये आपकी मर्जी। ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे। सहायक क्रिया के रूप में इसमें भी ये मार होगी, बस शर्त यह है कि उसके साथ कुछ भी लगाएंगे उसके साथ बीइंग इंक्लूड कर देते हैं, बीइंग जोड़ देते हैं। कोई भी पैसिव वॉइस हो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर बाई लिखेंगे। बाई लिखने के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मीन्स मतलब जो करता रहता है। अगर प्रोनाउन है तो उसकी ऑब्जेक्टिव केस हो जाती है सब्जेक्ट के रूप में। अगर कोई नाउन है तो सब्जेक्ट, जैसे नाम है कोई तो सब्जेक्ट जो कहते हो। और उसके बाद अदर वर्ड्स, OTHER मैं लिखा हूं अदर। अदर माने जो कुछ बच जाते हैं उसको हम लास्ट में लिख देते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए आई एम प्लेइंग फुटबॉल, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे फुटबॉल, तो लिखेंगे फुटबॉल, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है, इज एम आर में से कोई एक। तो जैसे आई के साथ एम था तो फुटबॉल सिंगुलर नंबर एक क्वेश्चन है तो क्या हो जाएगा, इज। सिंगुलर नंबर के साथ क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब इज होता है। उसके बाद क्या जोड़ना है, बीइंग, तो हम लिख दिए बीइंग। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, प्लेइंग, पार्टिसिपल फॉर्म में है तो प्ले, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, ठीक है, प्लेड। उसके बाद क्या जोड़ेंगे, बाई। उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, आई। आई प्रोनाउन है, प्रोनाउन आई का ऑब्जेक्टिव क्या है, आई माई मी, ठीक है। ये हो गया, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाई मी। अगर इसमें मैं स्ट्रक्चर में जो अदर लिखा हूं, अगर यही मान लीजिए थोड़ा सा वाक्य हम लंबा कर दें, यही लिख दें इन द ग्राउंड, ठीक, मतलब आई एम प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड, मैं मैदान में फुटबॉल खेल रहा हूं। तो जिस जैसे अदर वर्ड्स इसमें है इन द ग्राउंड, तो इस पैसिव वॉइस में भी हम लास्ट में जोड़ देंगे इन द ग्राउंड, फुल स्टॉप। जैसे कहने का मतलब यह है कि हमको पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे तो मात्र हमको ऑब्जेक्ट तक ही चीजों पर फोकस करनी है। अदर वर्ड जो भी है जैसे एक्टिव वॉइस में मतलब सिंपल सेंटेंस में, वैसे पैसिव वॉइस में भी लास्ट में लिख देते हैं। वाक्य कितना हो लंबा हो जाए, हमको मात्र ऑब्जेक्ट तक फोकस करनी, ठीक है। अगला एग्जांपल देखिए, दे आर टीचिंग अस इंग्लिश। दे सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब है, टीचिंग जो है वर्ब है, अस ये जो अस है ये ऑब्जेक्टिव केस है और इंग्लिश जो है ऑब्जेक्ट है। अब इसमें भी अगर लंबा करना चाहे तो दे आर टीचिंग अस इंग्लिश इन द स्कूल, इन द स्कूल हो सकता था या एट द होम, कुछ भी हो सकता था। देखिए पहले इतने वाक्य को, ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस में आप देखिए, ऑब्जेक्टिव केस से तो मैं एक आपको ऑब्जेक्ट से मैं बना के दिखा दिया हूं, जैसे इंग्लिश से मैं बनाया हूं, लेकिन फिर भी एक एग्जांपल समझिए। तो लिखेंगे इंग्लिश, ऑब्जेक्ट लिख दिए इंग्लिश। उसके बाद ये भी इंग्लिश क्या है, सिंगुलर है तो इज बीइंग, इंग्लिश इज बीइंग। उसके बाद वर्ब क्या है, टीचिंग, तो टीच वर्ब है तो इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, टाट, TAUGHT, ठीक है। इंग्लिश इज बीइंग टाट। और यहां पर जैसे देख रहे हैं अस, ये ऑब्जेक्टिव केस है, इसका हमने कहीं प्रयोग नहीं किया है। तो जैसे वर्ब के बाद ये था अस, तो वर्ब ये यहां पे है तो इसके बाद भी इसको ज्यों का त्यों हम लिख देंगे अस। अब उसके बाद से सब्जेक्ट लिखना है तो बाई, सब्जेक्ट क्या है, दे। दे की ऑब्जेक्टिव केस क्या होती है, दे सब्जेक्टिव, देयर ऑब्जेक्टिव, और देम होती है, देयर रिलेटिव होती है, देम ऑब्जेक्टिव होती है,
ठीक है। अब इसके साथ भी रहता इन द स्कूल, इन द होम, कुछ भी होता तो अदर वर्ड्स लास्ट में लिख देते। अब ये दूसरा मेथड इसमें है, ऑब्जेक्टिव केस से भी तो हम बना सकते हैं क्योंकि इसमें ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव केस उपलब्ध है। तो ऑब्जेक्टिव केस से बनाएंगे तो इसकी हम सब्जेक्टिव रूप लिखेंगे, अस। अस ऑब्जेक्टिव केस है तो इसकी सब्जेक्टिव क्या होगा, अस कौन से प्रोनाउन से बना है, तो वी से बना है, तो वी इसका सब्जेक्टिव केस हो जाएगा, तो वी। अब वी के साथ कौन सी सहायक क्रिया लगती है, वी को प्लूरल नंबर प्रोनाउन मानते हैं तो क्या हो जाएगा, आर, बीइंग। ठीक है, देखिए ऑब्जेक्टिव केस हमने लिख दिया, इसमें सहायक क्रिया आर लिख दिया, उसके बाद बीइंग लिख दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कहते हैं टाट, टाट। उसके बाद ऑब्जेक्ट, जैसे इसमें ऑब्जेक्टिव केस हम जो कहते हैं लिखते हैं, इसे ऑब्जेक्ट यहां प्रयोग नहीं किया तो ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे रहेगा, इंग्लिश। और उसके बाद से बस बाई देम। तो आपने दूसरा मेथड समझा, ऑब्जेक्टिव केस से बनाए हम, वी आर बीइंग टॉट इंग्लिश बाई देम। ठीक, दोनों तरीके एग्जाम में अगर आया कहीं तो आप किसी एक तरीके का प्रयोग कर सकते हैं। कभी कभी होता है कि ये ऑब्जेक्ट नहीं देता है, केवल ऑब्जेक्टिव केस देता है, तब तो आपकी मजबूरी है कि आपको ऑब्जेक्टिव केस से ही बनाना है। तो ऑब्जेक्टिव केस बनाने के नियम ये है, इसीलिए मैं स्ट्रक्चर में डिटेल में लिख दिया हूं, एक बार इसको समझ लेंगे। अब देखिए, राम इज नॉट गिविंग मी हिज बुक, राम मुझे अपनी किताब नहीं दे रहा है। इसमें भी देखिए ये क्या है, असर्टिव सेंटेंस मैं पहले लिखा हूं। असर्टिव के अंतर्गत दोनों आते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव, सकारात्मक और नकारात्मक, तो ये निगेटिव का वाक्य है। तो इसमें देखिए हिज बुक ऑब्जेक्ट है और मी ऑब्जेक्टिव केस है, तो ऑब्जेक्ट से पहले हम बना लें, तो ऑब्जेक्ट से बनाएंगे तो क्या है, हिज बुक, टोटल ये ऑब्जेक्ट बनेगा। कई लोग ये गलती कर देते हैं कि कहेंगे बुक है और तो हिज कहां जाएगा, उसके साथ अगर ऑब्जेक्ट के साथ कुछ भी लगा हुआ है, अगर मान लीजिए रिलेटिव प्रोनाउन वगैरह, तो सब टोटल ऑब्जेक्ट बनते हैं। तो यहां पे हो जाएगा हिज बुक। ठीक है, हिज बुक उसकी किताब, ये भी क्या है, सिंगुलर नंबर, इज बीइंग। ठीक, अब क्या है, वर्ब क्या है इसमें, गिविंग, गिव मतलब गिव वर्ब है तो गिव, गिव, गिवन, थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो गिवन, GIVEN। ठीक है, हिज बुक इज बीइंग गिवन। अब देखिए मी ऑब्जेक्टिव केस प्रयोग नहीं किए इसको, तो हम जो कहते हैं यहाँ पे लिख देंगे। अच्छा सॉरी, यहाँ निगेटिव है, नकारात्मक वाक्य है ना, तो एक चीज हमने मिस्टेक कर दिया, जब नॉट लगाना रहे तो इज MR के बाद नॉट प्लस बीइंग होता है, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं इज नॉट बीइंग। ठीक है, मतलब निगेटिव में है तो जब नॉट लगाएंगे तो बस यही करना है कि जो इज MR लिखेंगे उसके बाद नॉट तब बीइंग जोड़ देंगे। तो इसको हम लिखेंगे हिज बुक इज नॉट बीइंग गिवन मी बाई राम। राम क्या है, नाउन है, तो इसमें तो कोई चेंजिंग, नाम है तो जो कहते हैं इसे लिख देंगे, फुल स्टॉप। ये हो गया, मतलब हिज बुक इज नॉट बीइंग गिवन मी बाई राम। अब दूसरा तरीका इसमें क्या है, ऑब्जेक्टिव केस से बनाने का, तो मी है ऑब्जेक्टिव केस, तो मी कौन से प्रोनाउन से बना है, आई से, आई सब्जेक्टिव केस हो जाएगा। तो आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, इज MR में से, आई के साथ कभी इज तो होता नहीं है, आर होता नहीं है, तो क्या होता है, एम। अब निगेटिव में तो फिर नॉट लगा देंगे, फिर बीइंग लगा देंगे, और ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किए तो उसके बाद से हिज बुक ऑब्जेक्ट है तो उसको जो का तो छोड़ देंगे और बाई के साथ जोड़ देंगे। इसका पैसिव वॉइस ऑब्जेक्टिव केस से कमेंट करके हमें बताइएगा, देखते हैं कितने लोग इसको सॉल्व कर पाते हैं, इसको बताइएगा। अब अगला हमारा पढ़ी है, इसी को इंट्रोगेटिव जान लेते हैं। इसका इंट्रोगेटिव, ये तो था एसर्टिव, इंट्रोगेटिव इसको हम मिटा देते हैं फटाफट से। हाँ देखिए, इंट्रोगेटिव इसकी कैसे होती है। इंट्रोगेटिव के लिए जो स्ट्रक्चर बनता है वह जो इज MR, जैसे आप सिंपल सेंटेंस जानते होंगे, जब प्रश्नवाचक बनाए जाते हैं तो सब्जेक्ट से पहले आ जाते हैं, तो वैसे इसमें ऑब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाते हैं। मैं स्ट्रक्चर एक बार लिख दे रहा हूं, देखिए इज MR में से कोई एक, उसके बाद से ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव केस, उसके बाद बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स अगर है तो लिख दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए, बस क्वेश्चन मार्क लास्ट में। प्रश्नवाचक है तो क्वेश्चन मार्क, जब एक्टिव वॉइस में रहेगा तो पैसिव वॉइस में भी क्वेश्चन मार्क लगाएंगे ही लगाएंगे। ये इसके लिए स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव के लिए। आप एक बार गौर करिएगा दोनों स्ट्रक्चर में अंतर क्या है। ये ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव केस के बाद एसर्टिव सेंटेंस में चले जा रहे थे हेल्पिंग वर्ब इज MR,
और इंट्रोगेटिव जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस से पहले आ जा रहे हैं, बस यही अंतर है, बाकी तो जो कहते वही है। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस देखिए, आर यू जी डूइंग माई वर्क, आर यू डूइंग माई वर्क, क्या तुम या क्या आप मेरा कार्य कर रहे हैं। पैसिव देखिए इसकी, देखिए आर यू डूइंग माई वर्क, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, माई वर्क। तो माई वर्क क्या है, सिंगुलर नंबर में ये मेरा कार्य, ऐसा नहीं देखेंगे कि हम आई आ गया तो ये प्लूरल हो जाएगा। माई वर्क सिंगुलर नंबर है, तो इसके लिए अभी पहले हेल्पिंग वर्ब लिखना है, तो क्या हो जाएगा इज। अब उसके बाद क्या लिखना, ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव के, इसमें क्या है, क्या ऑब्जेक्ट है माई वर्क, तो लिखेंगे यहाँ पे माई वर्क, इज माई वर्क। उसके बाद बीइंग, यहाँ प्लस बीइंग, तो बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो डू, डू यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है, डू माने करना होता है, तो डू फर्स्ट फॉर्म होता है, डिड थर्ड, सेकंड फॉर्म होता है, डन थर्ड फॉर्म होता है, तो डीओ ये थर्ड फॉर्म वाली जो चीजें हैं अगर आपको नहीं पता होती हैं तो मैं इसका पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा, शीघ्र ही सबको मैं टाइप करके पीडीएफ में उपलब्ध कराऊंगा। देखिए, इज माई वर्क बीइंग डन बाई यू, यू यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट रूप में यू है, तो ऑब्जेक्टिव केस भी इसका यू ही होता है, इसमें इस प्रोनाउन में कोई चेंजिंग नहीं होती है। ठीक, इज माई वर्क बीइंग डन बाय यू। एक एग्जांपल और देखिए, व्हाट आर दे डूइंग, व्हाट आर दे टीचिंग अस, व्हाट आर दे टीचिंग अस, वे हमें क्या पढ़ा रहे हैं। अब देख रहे हैं इसको पैसिव वॉइस कैसे हम चेंज करते हैं। देखिए, इसमें क्या है, व्हाट क्वेश्चन वर्ड है, बाकी क्या है, आर हेल्पिंग वर्ब है, दे सब्जेक्ट है, टीचिंग वर्ब है, और अस क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। इसमें कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो हमको मजबूरी है ऑब्जेक्टिव केस से बनाना। स्ट्रक्चर में मैं लिखा हूं ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस, तो ऑब्जेक्टिव केस इसमें क्या है, अस। तो सबसे पहले जब व्हाट, हाउ, व्हेन अर्थात क्वेश्चन वर्ड जो भी अगर एक्टिव वॉइस में आ जाए तो उसको पैसिव वॉइस में जियो कहते हैं, हम उतार देंगे। तो इसको हमने सबसे पहले लिख देना है व्हाट, व्हाट इसमें, तो व्हाट इसमें लिख दिया। अब हम इससे टोटल अपना स्ट्रक्चर यही पुराना वाला फॉलो करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव केस क्या है, अस। अस क्या है, अस कौन से प्रोनाउन से बना, तो वी से, वी को क्या मानते हैं, प्लूरल, तो सहायक क्रिया क्या होगी, आर, तो लिखेंगे आर, इसके बाद से वी, अस को हमने बना दिया वी। ठीक, वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी यहाँ पे क्या लिखना है, बीइंग, बीइंग, इसके बाद टाट, टाट। देखिए, व्हाट आर वी बीइंग टाट, और उसके बाद से बाई, सब्जेक्ट क्या है, दे, दे का ऑब्जेक्टिव बनेगा तो देम। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अब एक चीज ध्यान दीजिए, यदि प्रश्नवाचक वाक्य में जब नहीं शब्द आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए आर यू नॉट, इसमें रहता आर यू नॉट डूइंग माई वर्क, क्या आप मेरा कार्य नहीं कर रहे हैं। तो जब इसमें नॉट जैसे सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा रहता, तो इसमें भी अगर इसकी हम पैसिव वॉइस में बनाते तो ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते, अर्थात इज माई वर्क नॉट, ऐसे कर देते, इज माई वर्क नॉट बीइंग, बीइंग नॉट नहीं लिखते। कभी भी जब दो सहायक क्रिया या रहे तो एक सहायक क्रिया एक सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगता है, दोनों के बाद नहीं लगता है। तो यहां पर जैसे देख रहे हैं सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे नॉट लगा था, तो इसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बाद नॉट। अब देखिए, व्हाट आर दे नॉट टीचिंग अस अगर रहता तो यहाँ पर व्हाट आर वी, यहाँ पे नॉट लगा देते। जैसे यहाँ पे मान लीजिए अगर नॉट रहता तो यहाँ पे नॉट लगा देते। कभी कभी इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव इसको बोलते हैं। ठीक है, अब एक वाक्य मैं आपको, छोटा सा वाक्य मैं दे दे रहा हूं, उसको आप कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या उसका आंसर होगा। जैसे इसको नोट करेंगे, देखिए, आर यू गोइंग टू, हाँ, वाई आर यू गोइंग टू स्कूल, इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अगर आप समझे हैं तो उम्मीद है आप इसको कर लेंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।